कमाल। ड्रोन और ड्रोन दीदी दोनों बेमिसाल। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर। Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। In association with JK Tire, Total Control. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि बिहार के चुनावी समोसे का आलू अब बदल चुका है। एक जमाने में कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन अब ये नारा पलट चुका है। अब नीतीश बाबू बिहार के चुनावी समोसे के नए आलू हैं। आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी 10वीं बार नीतीश कुमार। आज हम नीतीश कुमार की उन खूबियों को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार में आखिर ऐसा क्या खास है जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने के बाद वहां से अवैध बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर SIR को रोकने की भी मांग की है। और आखिर में आपको यह बताएंगे कि लाल किले ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों के हैंडलर्स के बारे में अब पता चल गया है और ये हैंडलर्स पाकिस्तान, POK और अफगानिस्तान में बैठे थे और वहीं से इन आतंकवादियों को कंट्रोल कर रहे थे। आज हम इस नेटवर्क को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था और आपने भी ये नारा अक्सर सुना होगा और पढ़ा होगा। ये नारा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब इस नारे की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अगर आज इसी नारे को दोबारा से लिखा जाए तो ये नारा होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू बिहार में रहेंगे नीतीश बाबू। और हम इसीलिए आज ये कह रहे हैं क्योंकि आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो अपने आप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। अब वो भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अक्टूबर 2005 से लेकर अभी तक बिहार में सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपना गठबंधन और अपने पार्टनर बदलते रहे और बार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे। उन्होंने 3 बार विपक्ष के महागठबंधन के साथ और 7 बार NDA के साथ सरकार बनाई है। इसके अलावा एक बार उन्होंने जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में उन्हें हटाकर वो खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संख्या बढ़कर अब 10 हो चुकी है। इसलिए पहला तो हम आपको यह स्पष्ट करें कि उन्होंने 10 बार चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 10 बार ले चुके हैं। अब सबसे पहले आपको उनके आज के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीर दिखाते हैं, यानी ये उनका 10वां शपथ ग्रहण समारोह है। पहले आज की तस्वीर देखिए। 10वीं बार नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
नीतीश बाबू अब बिहार की राजनीति के बड़े बाबू बन गए हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और अब ये देखिए कि बिहार सरकार का जो डबल इंजन है वो कैसा दिखाई देता है। और ये डबल इंजन है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। आज शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की पर्सनल केमिस्ट्री, एक दूसरे के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो साफ दिखाई दिए। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। कुछ इस प्रकार से अभी आप देखिएगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुख्यमंत्री बनने की खुशी और संतोष दोनों दिखाई दे रहे थे। इस दौरान 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े भाई की भूमिका में दिखे और उन्होंने अपने से 1 साल छोटे 74 साल के नीतीश कुमार को बधाई दी। आज आप इन दोनों नेताओं को बिहार की राजनीति का जय और वीरू भी कह सकते हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि ये जो गठबंधन है, ये जो दोस्ती है, ये बेहद मजबूत है। और दोनों नेताओं ने हाथ उठाकर बिहार की जनता का अभिवादन किया। की धरा पर बहुत तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली। तो आप देखिए, इन दोनों नेताओं को अगर आप देखेंगे, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार। लेकिन इतनी जबरदस्त जीत के बाद भी विनम्रता देखिए। सफलता पाने के बाद विनम्र बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और इन तस्वीरों से आप ये देख सकते हैं कि सत्ता की ताकत आ गई, जनादेश की ताकत आ गई, जो इन दोनों नेताओं को बहुत शक्तिशाली बनाती है। लेकिन तब भी ये दोनों नेता विनम्रता के साथ आज भी चुनाव खत्म होने के बाद जनता के सामने खड़े थे। अब देखिए कि नीतीश कुमार का नवंबर के महीने से कैसे एक बड़ा खास रिश्ता है। नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए हमेशा से ही बड़ा शुभ रहा है और उन्होंने नवंबर के महीने में 10 में से 5 बार शपथ ली है। वर्ष 2005, 2010, 2015 और 2020 और फिर इस बार 2025 में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने नवंबर के महीने में ली है। तो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। और इसमें भी 16 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, 16 नवंबर से 24 नवंबर तक का समय, यानी ये जो 9 दिन है नवंबर के महीने के, ये उनके लिए सबसे शुभ रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक नवंबर के महीने में जब भी शपथ ली है, वो आप देखिए 20 नवंबर को उन्होंने 2 बार शपथ ली है। 20 नवंबर को उन्होंने 2015 में भी शपथ ली थी और 20 नवंबर को ही उन्होंने आज भी यानी 2025 में भी शपथ ली है। आज से 10 साल पहले 20 नवंबर को जब वो शपथ ले रहे थे, वो तस्वीर भी आज आपके पास है। यहां आप ये भी देख पाएंगे कि जो समय का चक्र है, देखिए वो कैसे घूमता रहता है। तब के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में आपको ये फर्क जरूर नजर आएगा कि अब उनके चेहरे पर उम्र दिखाई दे रही है। अनुभव बढ़ गया है, लेकिन चेहरे पर जो लाइन है वो भी उम्र की, वो भी बढ़ गई है। अब आपको नीतीश कुमार की खासियत बताते हैं कि ऐसा क्या है कि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के चुनावी समोसे के वो आलू हैं जिसे अब इस समोसे से बाहर नहीं निकाला जा सकता और उनके बिना बिहार को की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है? कौन सी खूबियां हैं? तो पहली चीज, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और ये एक पिछड़ी जाति है। तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो नीतीश कुमार को अपना भाई समझते हैं और
पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो उनसे खास तौर पर आकर्षित हैं। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से तो आते हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी किया करते थे, इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सरकार में नौकरी कर चुके हैं, उन्हें प्रशासन का अनुभव है, इसलिए पिछड़ी जाति से हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। पिछले 20 वर्षों से वो एक कुशल प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है। तो प्रशासन की जो उनकी काबिलियत है वो भी उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। सबसे बड़ी बात यह कि इन 20 वर्षों में उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बहुत ही साफ सुथरी सरकार उन्होंने चलाई है, साफ सुथरी छवि उनकी रही है। और बिहार जैसे राज्य में अगर आप 20 साल तक भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप से दूर रहें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखिए, परिवारवाद की राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं। बिहार में जितने भी बड़े बड़े नेता आप देखेंगे वो सब परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने बच्चों को राजनीति में लेकर आते हैं, अपने परिवार के लोगों के बीच में ही टिकट बांटते हैं और उनके जो पार्टियां हैं वो भी आप समझ लीजिए कि एक ही परिवार की पार्टियां हैं। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल अलग रहे। उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। उनके जो बेटे हैं उन्हें तो शायद आप पहचानते भी नहीं होंगे। हम थोड़ी देर के बाद आपको नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनकी तस्वीर दिखाएंगे और मैं आपको बता सकता हूं आप में से ज्यादातर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। वो भी राजनीति से दूर रहते हैं और ये बात नीतीश कुमार को बहुत खास बनाती है क्योंकि उनके परिवार में कोई भी नेपो किड नहीं है। अगली खूबी, पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज को खत्म करके कानून व्यवस्था को ठीक किया। उन्होंने शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया जिसे आप एक पारिवारिक फैसला कह सकते हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को महिलाओं में बहुत लोकप्रियता मिली। बिहार की जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती हैं क्योंकि उनकी जो दो सबसे बड़ी समस्याएं थी महिलाओं की, एक लॉ एंड ऑर्डर, उसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, महिलाएं अब घर से बाहर निकल सकती थीं। दूसरा, शराबबंदी करके उन्होंने महिलाओं का बहुत फायदा किया। और तीसरा, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर जो योजनाएं चलाई, उन्हें ताकत देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके अकाउंट में जो पैसा भेजा, उससे भी जो बिहार की महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार की फैन हो गई। और इसीलिए नीतीश कुमार 10वीं बार आज ये शपथ ले रहे हैं जो कि पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। अब आपका परिचय नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल से करवाते हैं। नीतीश कुमार के साथ आज 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें बीजेपी से 14 मंत्री हैं, जेडीयू से 8 और चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बने हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी एक मंत्री बने हैं। यानी जिसके ज्यादा विधायक थे उनके उतने ही ज्यादा मंत्री बने। यानी एक तरीके से जो कोटा होना चाहिए सीटों के हिसाब से उसका ध्यान रखा गया। यहाँ आप देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीट मिली थी, इसलिए उन्हें 14 उनके मंत्री बने हैं। जेडीयू के 8 बने हैं। नए मंत्रिमंडल में बिहार की सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया है और इसमें सभी जातियों के नेताओं को बराबर का मौका दिया गया है, सबका प्रतिनिधित्व है। 9 मंत्री ओबीसी हैं, 8 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं, 5 अनुसूचित जाति से हैं, 3 अति पिछड़ी जाति से हैं और 1 मंत्री मुस्लिम है। और इस मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 मंत्री यादव हैं। यह खास बात देखिए, सिर्फ 2 मंत्री यादव हैं और आज के मंत्रिमंडल में 9 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और वो नाम है दीपक प्रकाश, जिन्होंने आज एक शर्ट और जीन्स पहनकर मंत्री पद की शपथ ली। ज्यादातर लोग तो कुर्ता पजामा और जैकेट पहनकर आते हैं, नेताओं की अक्सर यही यूनिफॉर्म मानी जाती है, आप समझ लीजिए। लेकिन ये देखिए, दीपक प्रकाश बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह जीन्स पहने हुए हैं, एक सामान्य सी कमीज पहने हुए हैं और वो आज मंत्री बन गए। 37 साल के दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश ने इस बार
बिहार विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। वो विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दीपक प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहते थे जब उनका शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें पैर छूने से रोक दिया। बिहार में नई सरकार पर एनडीए के नेताओं का आज क्या कहना था, क्या प्रतिक्रिया है, अब वो सुनिए। माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। बिहार का ये चुनाव केवल ऐतिहासिक नहीं है, तो बिहार को भी 21वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बनाने की ओर ये चुनाव लेकर जाएगा। असम वासियों का ओर से नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी का, हमारे पूरा गठबंधन का बहुत बड़ा विजय हुआ। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए तो है ही है। वो ऐतिहासिक पुरुष बन गए। आज तक 10वां बार कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए थे और सबसे बड़ी बात है कि नॉन इनकम्बेंसी का मामला होता है, 1 टर्म होता है, 2 टर्म होता है, उसके साथ इनके साथ आज तक कोई नॉन इनकम्बेंसी का मामला नहीं बना। नीतीश कुमार ने 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है और नीतीश कुमार के बाद जिन और बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं इस मामले में, उनके बाद दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, जिन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जबकि ज्योति बासु, नवीन पटनायक, पवन कुमार चामलिंग जैसे नेता 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि नीतीश कुमार के मुकाबले ये नेता ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे पवन कुमार चामलिंग 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, ज्योति बासु 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, जबकि नीतीश कुमार ने 10 बार शपथ तो ली है मुख्यमंत्री पद की, लेकिन वो 19 साल तक ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार गठबंधन बदलते रहे हैं, अपने पार्टनर्स बदलते रहे हैं और इसीलिए उन्हें 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला है। अब देखिए आज के समारोह की कुछ और हाइलाइट्स। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बिहारी स्टाइल में अपना गमछा लहराकर बिहार की जनता का धन्यवाद किया। ये जो गमछा है, ये बिहार में स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर हर बिहारी बिहार में अपने गले में ये गमछा लगाकर रहता है। ये उनका एक स्टाइल है। वहां जो परिधान पहने जाते हैं, जो कपड़े पहने जाते हैं, वहां पर गमछा एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जरूरी है। आपको सबके गले में, सबके कंधे पर एक गमछा जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी गमछा लहराने का यह नया ट्रेंड शुरू किया था। अब आप प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखिए। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार ये गमछा लहराया, जो बिहार की जनता को उनका ये अंदाज बड़ा पसंद आया। बिहार की जनता को, बिहार के वोटर्स को उनका ये जो स्टाइल है गमछा लहराने का, ये बड़ा पसंद आया और अब लोग इस स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आए, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का ऐसे ही गमछा लहराकर अभिवादन किया था। देखिए भाजपा मुख्यालय की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन अब यह गमछा बिहार से निकलकर गुजरात के सूरत और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक पहुंच चुका है। वहां भी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जो लोग आते हैं शामिल होने के लिए, तो वो भी इसी स्टाइल से आजकल अपना गमछा लहराते हैं। देखिए तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पटना की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अब बिहार का गमछा लहरा रहा है और यह राजनीति का एक नया स्टाइल बन चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रांड हैं। वो राजनीति में हर बार एक नया ट्रेंड सेट करते हैं और फिर बाकी पार्टियां और बाकी के नेता उसे फॉलो करते हैं, देश की जनता उसे फॉलो करती है। अब आप 3 तस्वीरें देखिए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह कमल के निशान के साथ एक सेल्फी ली थी। इसके बाद से सेल्फी न केवल राजनीति में बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गई। आज आप सेल्फी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन 2014 में इस प्रकार की जो सेल्फी ली जाती थी तब ऐसा बहुत कम होता था। और देखिए, सेल्फी को उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में लोगों से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन करवाकर चुनाव प्रचार किया और अब उन्होंने गमछे को राजनीति का एक नया ट्रेंड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जो जैकेट पहनते हैं, वो जैकेट भी अब मोदी जैकेट के नाम से देश भर में लोकप्रिय है और बहुत सारे लोग आज बाजार में, खादी ग्राम उद्योग में भी जब जाते हैं तो मोदी जैकेट कहकर इस जैकेट को मांगते हैं, खरीदते हैं और फिर पहनते हैं। बिहार में एक और तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है और यह तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की है, जिसमें वो अपने पिता के पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। देखिए, लेकिन पिता और पुत्र का प्रेम आपको यहां नजर आएगा। ये जो वीडियो है, ये शपथ ग्रहण के बाद का है। निशांत कुमार की उम्र है 50 साल और निशांत कुमार के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि वो कैसे राजनीति से दूर रहते हैं और आज शपथ ग्रहण के दौरान भी वो आम लोगों के साथ बैठे हुए थे। जहां आम जनता बैठी हुई है, मुख्यमंत्री का अपना बेटा भी आम जनता के बीच एक आम व्यक्ति की तरह बैठा हुआ है। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार ने बहुत ही सादगी के साथ बिहार की जनता का धन्यवाद भी किया है। पिताजी को बधाई देता हूं, 10वीं बार सीएम बने हैं। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। महिलाओं को, युवाओं को, हर जनता को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी है, हमें इतनी बहुमत से जिताया। 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाया। उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है। बिहार को तो एनडीए ने जीत लिया, क्या अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और SIR शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिहार में SIR शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे। विपक्षी पार्टियां SIR से कितनी परेशान थीं बिहार में। अब SIR पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की और यह बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिट्ठू मोल्ला नाम का यह बांग्लादेशी, सोचिए 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए, बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है। सोचिए, एक बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी वोटर आई कार्ड रखता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालता है और 8 साल तक यहां रह रहा है। और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो टीएमसी को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप इस पूरी बातचीत को सुनिए,
जो बांग्ला भाषा में है और हमने इसे हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट किया है। आप टेक्स्ट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि ये अवैध बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल के प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहा है। বাংলাদেশ যাবো বলে কিভাবে যাবেনটা কিভাবে এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে আগে, মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালি ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে। এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়োতাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল আমাদের পাড়ায়, সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির। হ্যাঁ, টিএমসির দলে। গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি। ভোট দিতে? হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে, মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছিলেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। নাম জানেন? না, ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম তো এই জন্য নামটা। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आता है पश्चिम बंगाल, इसलिए आप कह सकते हैं एक अवैध बांग्लादेशी है। 8 साल ये पश्चिम बंगाल में रहा है। ये कहता है कि मैं किसी दलाल को पैसा देकर यहाँ आया हूँ। फिर ये भी बता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये चुनाव में वोट देता था और इसका वोट जाता था तृणमूल कांग्रेस को। और इसने ये भी बताया है कि ये सॉल्ट लेक इलाके से अपना वोट डालता था। सॉल्ट लेक कोलकाता के पास एक बड़ा मशहूर इलाका है और आप देख लीजिए ये साफ साफ बता रहा है कि हम एसआईआर की वजह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आपने देखा ये है एसआईआर का फ़ायदा। अब आप सोचिए हमारे चुनावों में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं। और कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास पार्टियों के लिए और कुछ खास नेताओं के लिए ये लोग वोट डालते हैं। और इसीलिए ये पार्टियां और नेता एसआईआर का विरोध करती हैं, क्योंकि उनका ये जो वोटर है अब या तो ये पकड़ा जाएगा और या फिर ये लोग वापस बांग्लादेश भाग जाएंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इसलिए आज आप इस सबूत को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें इसका वीडियो बनाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए और देश को बताइए कि एसआईआर के क्या फायदे हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है, क्यों हम अपनी वोटर लिस्ट में सफाई का काम कर रहे हैं, क्यों उसमें अब हम ऐसे नकली मतदाताओं को हटा रहे हैं। यही एक कारण है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि वो अभी उनके राज्य में एसआईआर को रोक दें। ममता बनर्जी के मुताबिक एसआईआर बिना किसी तैयारी के हो रहा है। जिस काम को 3 साल में करना था उसे 3 महीने में किया जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में यह काम गलत होगा। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फटाफट काम करने के चक्कर में गलत आंकड़े दे दें। जो फॉर्म में जैसा लिखना है वैसा लिखें,
लेकिन फटाफट काम करें। और बीएलओज पर इतना दबाव बढ़ गया है कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये चिट्ठी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है। और इस चिट्ठी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है, critical gaps in training, lack of clarity on mandatory documentation and near impossibility of meeting voters in the midst of their livelihood schedules have made the exercise structurally unsound। कि इतने कम समय में तो ये सब काम हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि बीएलओज पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम जल्दी से निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें गलत डेटा ही भरना पड़े। और फिर वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय धान की कटाई का समय है और इसलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये मांग की है कि अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोक दिया जाए। और देखिए, एसआईआर अगर रुक गया पश्चिम बंगाल में, तो जो अवैध बांग्लादेशी अभी हमने आपको दिखाया, इस तरह के जो लाखों बांग्लादेशी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, करोड़ों भी हों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपने एसआईआर को रोक दिया तो फिर ये सारे बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल में ही रुक जाएंगे और फिर यहीं रुक कर वोट डालेंगे। और किसे वोट डालेंगे आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को एसआईआर शुरू हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है। और वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अकेले सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। यह 2016 में बताया था। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस समय पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। मान के चलिए 7.5 करोड़ वोटर्स। और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में ये आप यहां पर देख सकते हैं, 70% हिंदू हैं, 27% मुस्लिम हैं और 2.25 लगभग 2.5% अन्य धर्मों के लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब होता है तो वहां भी लाखों अवैध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। और ऐसे में बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। अब अगर पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो हो सकता है बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वैसे ही नतीजे आपको देखने को मिलें जैसे बिहार में मिले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आपको आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में बताते हैं और हमारी देश की एक यूनिवर्सिटी में कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की वो देखिए। हमारे देश की ही अपनी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी डॉक्टरों के नेटवर्क पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह पता चल गया है कि इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो बॉस हैं, वो कहां बैठे हुए थे। इन्हें पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था, इन्हें पीओके से हैंडल किया जा रहा था और वहीं से भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। आतंकवादी डॉक्टरों को वहीं से फंडिंग मिल रही थी और यह पूरा हमला वहीं से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। हमने इससे पहले आपको बताया था कि कैसे इस आतंकवादी हमले के पीछे मौलाना मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का हाथ है। और आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आतंकवादियों के बॉस यानी उनके हैंडलर्स कैसे सीमा पार से ही हमले का ये पूरा ऑपरेशन बैठे बैठे चला रहे थे। इस हमले की जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी डॉक्टर्स के 3 हैंडलर्स पाकिस्तान, पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। आप इस मानचित्र पर इन हैंडलर्स की लोकेशन देख सकते हैं कि कहां से इन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा था। और सीमा पार बैठकर ये हैंडलर्स टेलीग्राम ऐप पर इन डॉक्टरों के स्लीपर सेल को आदेश देते थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक ऑनलाइन नेटवर्क है जिसकी मदद से फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल
विदेश में बैठे आतंकवादियों से लगातार जुड़ा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन की नई बात यह है कि जैश ए मोहम्मद अब सीमा पार से अपने आतंकवादियों को भारत में नहीं भेजता, बल्कि वहां से वो सिर्फ आदेश दे रहा है और अब हमारे ही देश में बैठे कुछ गद्दार पाकिस्तान के हैंडलर्स की बात मानकर हमारे देश में हमला कर रहे हैं। यानी अब जैश ए मोहम्मद ने आतंकवाद की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है और ये काम कर रहे हैं हमारे ही देश में बैठे हुए हमारे ही देश के नागरिक जो गद्दार हैं। आज लाल किला आतंकी घटना पर 4 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे इन 3 हैंडलर्स के नाम हैं फैजल इशफाक भट्ट, डॉक्टर उकाशा और हाशिम। दूसरा, ये आतंकवादी टेलीग्राम ऐप के जरिए अपने देश में बैठे गद्दारों को एक एक आदेश दे रहे थे। भारत में बैठे गद्दारों को कौन विस्फोटक पहुंचाएगा, डॉक्टरों की भर्ती कैसे की जाएगी और आतंकवादी हमला किस दिन किया जाएगा, कहां किया जाएगा, इसका फैसला भी पाकिस्तान में बैठे ये हैंडलर्स कर रहे थे। तीसरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने बताया है कि आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी वहीं से आ रही थी। यानी पैसा और हमले के आदेश और सारी प्लानिंग सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा था। और चौथा, लाल किले पर ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की तलाश 5 नवंबर से हो रही थी, लेकिन तब तक वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार होकर आसपास के इलाकों में छुप गया था और फिर 10 नवंबर को वो लाल किले के सामने उस अपनी गाड़ी में पाया गया जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है। यानी वो 5 दिन पहले ही गायब हो चुका था। 10 नवंबर को लाल किले पर आतंकी घटना हुई और 17 नवंबर को पाकिस्तान ने खुद ही इस धमाके पर अपना कबूलनामा भी दे दिया है। पीओके के एक पूर्व नेता अनवर अल हक ने कहा है कि उन्होंने भारत को लाल किले पर हमला करने की चेतावनी दी थी और पाकिस्तान के बहादुर लोगों ने यह हमला कर दिया। कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब इसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी आतंकवादी घटना से जुड़ा हो। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 17 साल पहले वर्ष 2008 में इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी दिल्ली और अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। इस आतंकवादी का नाम है मिर्जा शादाब बेग और इसने वर्ष 2007 में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। मिर्जा शादाब ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया और जांच एजेंसियों के मुताबिक जुलाई 2008 में अहमदाबाद में आतंकवादी हमले से पहले इसने पूरे शहर की पड़ताल की थी और फिर वहां 21 सीरियल ब्लास्ट किए जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। मिर्जा शादाब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और 2008 में यह भारत से फरार होकर पाकिस्तान भाग गया था और बाद में यह आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो गया। इसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी है और इस समय भी यह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन बात यही है कि ये उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जिसकी आजकल चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब सोचिए, जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं वो यहाँ स्लीपर सेल में शामिल हो रहे थे और इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाला एक इंजीनियर बम बना रहा था और लोगों की हत्याएं कर रहा था। लाल किले के धमाके के बाद तुर्की का मीडिया लगातार भारत विरोधी खबरें लिख रहा है और प्रसारित कर रहा है। वहां का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी छात्रों और कश्मीर के युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की की मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स छप रहे हैं जिसमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की जा रही है। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले तुर्की की सरकार ने ही इस धमाके में शामिल आतंकवादियों से किसी भी तरह का अपना कोई संबंध होने से इनकार किया था। लेकिन आज अगर आप तुर्की की मीडिया को पढ़ेंगे, उनके अखबारों को पढ़ेंगे,
उनके न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे, ऑनलाइन जो उनकी खबरें छप रही हैं, वो सारी खबरें भारत विरोधी खबरें हैं। वो सारी खबरें ये कहती हैं कि भारत में तो कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और इस आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरी युवाओं को परेशान किया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल, जहां पर करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर से जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हो गया। आप कहेंगे कि अभी तो आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो गया, तो फिर यह आंदोलन दोबारा क्यों शुरू हुआ? इस बार भी जेन ज़ी की वही नाराजगी सड़कों पर दिख रही है जो पहले थी, यानी अब तक नेपाल में शांति बहाल नहीं हुई है। नेपाल में 8 सितंबर को जेन ज़ी का पहला आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने वहां की सरकार को गिरा दिया और उसी युवा पीढ़ी ने 19 नवंबर यानी कल इस आंदोलन का पार्ट 2 शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपके लिए इस खबर को डिकोड करेंगे। जो तस्वीरें अभी आपने देखी ये नेपाल के 12 जिले से आई हैं और इसी जिले में आंदोलन की वजह से अब ये नया तनाव शुरू हुआ है और ये भारत और नेपाल सीमा पर है। ये जो जिला है उसके बहुत करीब है और इसकी वजह को आप समझिए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी एक सरकार विरोधी रैली यहाँ पर करने वाली थी और ये खबर मिलने के बाद वहाँ के युवा सड़कों पर उतर आए। करीब 150 युवा और केपी शर्मा ओली की पार्टी के समर्थकों के बीच वहां पर हिंसा शुरू हो गई, जिसे रोकने के लिए नेपाल की पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी। लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे तो नेपाल के 12 जिले में और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू के बाद भी कुछ युवा दोबारा आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने फिर टायर जलाने शुरू कर दिए और इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जो आप देख रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। लेकिन इस आंदोलन में अभी तक किसी भी प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको याद होगा करीब 70 दिन पहले भी नेपाल में जेन ज़ी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें परिवारवाद, नेपो किड्स और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था और इसके बाद नेपाल की सरकार गिर गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तब इस्तीफा देना पड़ा था। आप कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था ये केपी शर्मा ओली के खिलाफ भी था और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर इसके बाद सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जेन ज़ी की मर्जी से हुआ था, उनकी सहमति से हुआ था और लोगों ने सोचा था कि सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद अब स्थिति वहां ठीक हो जाएगी। जेन ज़ी आंदोलन से जुड़े 23 संगठनों ने मिलकर आज नेपाल के राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा है। जेन ज़ी के संगठनों के मुताबिक अब सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार भी उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा करने में नाकाम रही है और उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? वो ये है कि नेपाल में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। इन सब लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की की सरकार का पूरा ध्यान मार्च 2026 में होने वाले चुनावों पर है। तो अब देखिए, इस बात को समझिए कि जो जेन ज़ी के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि जो भ्रष्ट बड़े बड़े नेता हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अपने किए का पछतावा होना चाहिए और जो नई सरकार बनेगी वो उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करे। अब उनकी शिकायत यह है कि सुशीला कार्की को हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कोई कार्रवाई तो की ही नहीं।
वो तो अगले साल होने वाली चुनावों की तैयारियों में लग गई और अब उनका सारा ध्यान चुनाव की तैयारी पर है, चुनाव कराने पर है। और यह भी हो सकता है कि वो खुद चुनाव जीतना चाहती हूं। उनकी सारी जो नजर है, उनका सारा जोर जो है, हो सकता है वो इस बात पर हो कि जब अगली बार चुनाव होगा तो उसमें वही जीत जाएं और वो प्रधानमंत्री बनी रहें। आपने देखा होगा कि जब जब किसी देश में क्रांति के बाद बदलाव होता है, ज्यादातर यही देखा गया है कि वहां पर सरकार बदल जाती है, लेकिन इसके बाद भी वहां सरकार चलाने के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आता। और नेपाल में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। जेन जी ने आंदोलन तो कर दिया, सरकार को पलटकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद स्थिति वापस पहले जैसी ही हो गई। तो फिर आंदोलन का फायदा क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जेन जी इसलिए अभी भी नाराज है। और यही आपने देखा होगा बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, आपने देखा होगा ऐसा ही श्रीलंका में भी हो चुका है, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। अरब स्प्रिंग हुआ है, जहां पर लोगों ने सत्ता को और बड़े बड़े नेताओं को पलट दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन उन देशों की स्थिति आज भी लगभग वैसी ही है। नेपाल के बाद अब बात करते हैं अपने देश के जेन जी की। और ये जो खबर है, ये खबर आपको अच्छी नहीं लगेगी। खास तौर पर आज की जो खबर है, यह हमारे देश के माता पिता के लिए है, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि अब हम एक ऐसे दर्दनाक सच को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सच हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे स्कूलों और हमारे बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर स्कूल के 16 वर्ष के एक छात्र ने 18 नवंबर को आत्महत्या कर ली, और यह छात्र 10वीं कक्षा का छात्र था। 16 साल का यह बच्चा दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूद गया और फिर इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस बच्चे का स्कूल बैग मेट्रो स्टेशन से बरामद किया और इसके स्कूल बैग में एक सुसाइड नोट भी मिला है। अपने सुसाइड नोट में बच्चे ने अपने परिवार से माफ़ी मांगी है और ये भी कहा है कि मरने के बाद मेरे अंगों का दान कर दिया जाए, अगर मेरा शरीर किसी और के काम आता है तो अंग दान कर दिया जाए। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि स्कूल टीचर्स ने मुझे बहुत परेशान किया और वो ये नहीं चाहता कि दूसरे किसी बच्चे को ऐसा दर्द झेलना पड़े। उसने अपनी आखिरी इच्छा भी लिखी है कि उसे परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बच्चे का सुसाइड नोट आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और ये सुसाइड नोट जो है, इसे हाथ से पकड़ने में हाथ कांपते हैं, इसे पढ़ने में आवाज कांपती है। आप सोचिए, 16 साल का बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ने वाला आत्महत्या करने से पहले ये सुसाइड नोट लिखता है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे देश के जो टीचर्स हैं और माता पिता इससे कुछ सीख सकें। वो बच्चा लिखता है, प्लीज आई एम वेरी सॉरी आई डिड दिस। मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगता है अगर मेरे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स की किसी को ज़रूरत हो तो काइंडली डोनेट इट टू समवन हु रियली नीड्स इट। मेरे पेरेंट्स और भाई, आई एम सॉरी मैंने ऐसा कुछ किया। आई एम सॉरी मैंने बदतमीज़ी की। द रीज़न इज़ मेरे दिल का दर्द। अब स्कूल के टीचर्स बुरा बोलते हैं। मम्मी पापा माफ़ कर देना, मैं और झेल नहीं सकता। कोई और बच्चा मेरे जैसा ना हो। अगर मेरे ऑर्गन्स किसी को चाहिए हो तो डोनेट कर देना। सॉरी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा था। सब गलती मेरी है। मैं हमेशा गिल्टी फील करता था। ये इस बच्चे ने लिखा है। अब आप सोचिए, मुझे पढ़ने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। इस बच्चे के पिता ने पुलिस में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पुलिस को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का स्कूल में लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा था।
उसके साथ स्कूल के ही कुछ टीचर्स लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे। कुछ टीचर्स और यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी उसे छोटी छोटी बातों पर डांटते थे, अपमानित करते थे और धमकी भी देते थे। इस बच्चे के पिता ने स्कूल से पहले इस बात की शिकायत की। जब उन्होंने स्कूल से शिकायत की तो स्कूल की तरफ से कहा गया कि बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसके मैथ्स में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, वो मैथ्स में बहुत कमज़ोर है। बच्चे के पिता ने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया कि एक टीचर ने बच्चे से कहा, क्राई एज मच एज यू वांट, इट डजंट मैटर टू मी। पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था, मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला, नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते, ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इस बच्चे के पिता थे जो सारी बातें बता रहे थे और इनका आरोप है कि एक टीचर ने बच्चे से कहा कि जितना रोना है रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी अभी एक और खबर आई है जिसमें स्कूल के प्रशासन ने आरोपी प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ऐसा करके उस बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता। अब आपको बताते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। बच्चे के दोस्तों का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से एक टीचर उस बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने की धमकी दे रहा था। कह रहा था कि आपको यहाँ से हटा देंगे। इस घटना के बाद इस छात्र के माता पिता और बाकी छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। सभी लोग मांग कर रहे थे कि स्कूल स्पष्ट जवाब दे और स्कूल में छात्रों की मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर करने का केस दर्ज किया है। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि स्कूलों को अपने छात्रों को आत्महत्या से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, माता पिता को क्या करना चाहिए और हमारे देश के इन बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद हमें पता भी नहीं है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आजकल हम जेन ज़ी की बहुत बातें करते हैं। हमारे विपक्ष के नेता कई बार ये भी सोचते हैं कि हमारे देश का जेन ज़ी कभी विद्रोह करेगा, हमारे देश का जेन ज़ी लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करेगा, हमारे देश का जेन ज़ी यानी हमारे देश के जो युवा हैं ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये देश की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे देश के जेन ज़ी के मन में चल क्या रहा है? क्या ये अपनी भी रक्षा कर पा रहे हैं? ये इतने परेशान क्यों हैं? अब देखिए, हमारे देश में वर्ष 2013 से लेकर अब तक, मैं आपको 2013 का आंकड़ा दे रहा हूं, वर्ष 2013 में 8,423 छात्रों ने आत्महत्या की थी। 2013 की बात कर रहा हूं। और 2023 में यानी इससे 10 साल बाद छात्रों के सुसाइड का आंकड़ा
13,892 तक पहुंच गया। यानी छात्रों की आत्महत्या 10 साल में 65% बढ़ गई। आज छात्रों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव इसलिए इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल में टीचर्स का संवेदनहीन व्यवहार छात्रों के आत्मसम्मान को तोड़ देता है। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता और छात्रों को बस एक एकेडमिक रेस में झोंक दिया जाता है। असल में स्कूल एक फैक्ट्री की तरह बन गए हैं और हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये एक प्रोडक्ट की तरह बन गए हैं। इन्हें एक फैक्ट्री में भेजा जाता है, माता पिता ऑर्डर दे देते हैं कि इस फैक्ट्री में हमारे बच्चों को ये बना दिया जाए, हमारे बच्चे को डॉक्टर बना दिया जाए, हमारे बच्चे को इंजीनियर बना दिया जाए। वो एक तरीके से स्कूल को एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जैसे ये कोई खाने पीने का सामान है। और फिर स्कूल एक फैक्ट्री की तरह इन बच्चों को जबरदस्ती एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। इस बच्चे की मौत हमें याद दिलाती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली केवल शैक्षणिक सफलता के बारे में नहीं हो सकती। ये मानसिक सुरक्षा, सम्मान और एक मूल्यवान जीवन पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को माइंडफुलनेस, काउंसलिंग और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। टीचर्स को अब नए जमाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे वो छात्रों के आत्मसम्मान को नुकसान ना पहुंचाएं, उसे ठेस ना पहुंचाएं। कैसे टीचर्स अब आजकल के बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें, ध्यान रखें कि उन्हें कोई बात चुभ ना जाए, बुरी ना लग जाए। अब पहले का जमाना नहीं रहा। पहले जो छात्र और शिक्षक का जो संबंध था वो बिल्कुल अलग था। पहले के छात्र भी अलग हुआ करते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि वो बहुत संवेदनशील हो गए हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो अपने माता पिता की भी बात एक लिमिट के बाद सुनना नहीं चाहते, तो टीचर्स की तो कैसे सुनेंगे। इस छात्र की आत्महत्या एक अलार्म है। लड़ाई सिर्फ इस एक बच्चे के लिए नहीं लड़नी है, हर बच्चे के लिए लड़नी है जो प्रेशर, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन के बीच फंस जाता है और फिर एक दिन टूट जाता है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने राज अपने तक ही रखिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आपके दोस्तों के भी कई दोस्त होते हैं। नमस्कार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।